एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ तथा 12 भावना न केवल शारीरिक व्यवधानों बल्कि मानसिक गांठों को भी 12 भावना द्वारा खोलने का हम प्रयास करेंगे। इसी प्रयास के साथ ओम अर्हम पुनः डॉक्टर धीरज जी मरोठी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय तेरापंथ सीस की महिला मंडल को दिया। ओम अर्हम। साक्षी। I, on behalf of Terapanth Mahila Mandal, Jaipur C Scheme, welcome Dr. धीरज जी मरोठी। आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार। डॉक्टर धीरज जी मरोठी जो हमारे नोखा गांव के बीकानेर शहर के से ब्रॉन एंड बॉटअप हैं, इन्होंने अपना MBBS बीकानेर मेडिकल कॉलेज से किया। Then he continued multiple fellowships in knee reconstructive surgery from USA, अमेरिका से, under the guidance of आर्थोप्लास्टी सर्जन, जो कि बहुत बड़े एक सर्जन हैं, डॉक्टर CS रनावत के अंदर किया उन्होंने। ऑल्सो उन्होंने अपनी आगे की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी, स्कॉटलैंड, UK से भी किया है। इनका एक्सपीरियंस इस अपने फील्ड में more than 17 years का है। He has served as a faculty member in over 100 national and international seminars. इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। अगर कुछ बताना चाहूँ तो उनमें से है AT ढोलकिया अवार्ड, जो कि उन्होंने मुंबई 2015 में उनको मिला था for the best paper presentation at Ranawat Orthopedic Conference. प्लस उनको TPF अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2017 में। ऑल्सो ही वॉज अवॉर्डेड बेस्ट टीचिंग फैकल्टी इन UK. Sir holds a great experience of over more than 15,000 knee replacement surgeries, and he is famous for doing free surgeries for monks. He is serving as international visiting faculty also at the University of Dundee. So once again, I request and humbly welcome Dr. Dheeraj Marothi sir to please address and हमारी ladies की आज की problem का समाधान करिए। Over to you, Dr. साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबसे पहले आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन, साध्वी प्रमुखा जी को वंदन और श्री श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल C स्कीम प्रेसिडेंट नीरू जी और सेक्रेटरी प्रज्ञा जी और साक्षी जी, आपने तो बहुत बहुत आभार। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है और आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। और आज हम जिस चीज़ के लिए मिल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इस कोरोना क्राइसिस से चल रहा है और उसके अंदर घिस रहा है। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है। और स्पेशली तेरापंथ महिला मंडल का मैं बोलूं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में काठमांडू के भी 2 वेबिनार किए हैं महिला मंडल के। तो महिलाओं का योगदान बहुत ज़रूरी है। वो हम कुछ स्लाइड्स में भी बताऊंगा आपको कि भाई आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि उसमें जस्ट ए मिनट। आज का वेबिनार का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि ड्यूरिंग कोविड टाइम, मैं आप सबको एक बार म्यूट कर देता हूं और हम जब अनम्यूट करना होगा तब मैं अनम्यूट कर दूंगा। वेबिनार के 40-45 मिनट्स का हमारा वेबिनार रहेगा और उसके बाद में 15 मिनट्स के हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। तो हमारे वेबिनार का आज टॉपिक है कैसे जॉइंट पेन और स्ट्रेस हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाके कर सकते हैं। टॉपिक्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आर्थराइटिस ट्रीटमेंट एंड फाइनली इंटरेक्टिव सेशन बिटवीन द ऑडियंस। आवाज आ रही है मेरी?
बहुत धीरे आ रही है। ओके, अभी आ रही है? आवाज धीरे। अभी ठीक है? आ रही है सर। ओके। कोरोना के टाइम में डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसका सबसे बड़ा रीजन है जॉब लोगों का डिस्टर्ब हुआ है, बिजनेस लोगों का डिस्टर्ब हुआ है, और जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। जिन फीमेल्स में B12 की वीकनेस है, B12 की वीकनेस है, उनको प्रॉब्लम है। जो फीमेल्स 40 और 45 के अराउंड है, पेरीमिनोपॉज और मिनोपॉज में, उन लोगों का मूड स्विंग होना प्रॉब्लम है, कॉमन है, और मूड स्विंग की वजह से आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। जिन महिलाओं के बच्चे या फैमिली मेंबर बाहर है, वो अकेले रहते हैं, उनको एंजाइटी, डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये मैं पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि इन चीज़ों को हमें ओवरकम नहीं होने देना है, हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है। जिन लोगों को जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज को हमें कंट्रोल रखना है। और जिन फीमेल्स को पेरीमिनोपॉज है, मतलब अराउंड 40-45 एज आ गई है, तो उनको हमें ये ध्यान रखना है कि अपना मेडिकल ट्रीटमेंट बराबर ले, और उनका जो भी मूड स्विंग होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, वो मेडिसिन ले सकती हैं। इस टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नींद समय पे लेना, समय पे सोना बहुत जरूरी है। जो लोग रिटायर्ड लाइफ है या जॉब डिस्टरबेंस की वजह से घर पे हैं, उनको अपने आप को फैमिली लाइफ में इन्वॉल्व करना है। और हमें सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी है वो है खाने का टाइमिंग सेट रखना है, खाना टाइम पे खाना है। ये स्लाइड आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि अभी जो ज़्यादातर समय है वो टीवी के सामने निकल रहा है। इस पर्सन की देखिए, गर्दन और कमर दोनों को कोई रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं देखूं तो हमारे करीब करीब मोर देन 65-70 फीमेल्स ज्वाइन कर चुकी है। एवरी थर्ड फीमेल को गर्दन, कमर और घुटने कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हर तीसरे पर्सन को ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन हम आज डिस्कस करेंगे। बच्चों को टीवी के सामने इस तरह से फूड सर्व नहीं करना है। इसमें बच्चे में चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ती है। उसका कारण है कि उसको पता नहीं चलता कि उसको कितना खाना है। वो मूवी या गेम्स देख रहा है टीवी में और उसका ध्यान उधर रहता है, उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहता फूड की तरफ। जो भी आपने सामने रखा है वो खा रहता है, और उसकी वजह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम थी चाइल्ड ओबेसिटी, वो हमारे इंडिया में भी आने लगी है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम है, हम सभी लोग डेस्कटॉप, मोबाइल और इसी पे मैक्सिमम समय कट रहा है। एक समय था हम बच्चों को मना करते थे कि मोबाइल यूज नहीं करना है, लेकिन अभी बच्चों की सारी क्लासेज इसी पे चल रही है तो आप रोक नहीं सकते। तो हमें उसको बताना है इस पोजीशन में उसको नहीं देखना है। ये देखिए कितना गर्दन पे इस फीमेल को चक्कर पड़ रहा है। इसकी वजह से वर्टाइगो, गर्दन की प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को हो रही है, क्योंकि उसके मोबाइल पकड़ने की कंडीशन सही नहीं है। तो पोस्चरल प्रॉब्लम है, उस पोस्चरल प्रॉब्लम को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए हमारे को मोबाइल कैसे पकड़ के काम करना है। बिकॉज ऑफ आपका जैसे जैसे गर्दन झुकती जाती है, इस हेड का जो सर का भार है वो सारा वर्टिब्री पे आता है। यहाँ देखिए दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोस्चरल प्रॉब्लम। अभी मैक्सिमम समय हमारा डेस्कटॉप पे जा रहा है। ये देखिए कमर बिल्कुल अनसपोर्टेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनको सपोर्टेड रखना जरूरी है। इस बंदे की पोजीशन देखिए, गर्दन कैसे है, किस ढंग से हम काम कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इससे आपका हिप, नी और बैक के चांसेस ज्यादा है। देखिए मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो हमारी खुद के पोस्चर की वजह से है। जिस वर्किंग स्टाइल में हम रह रहे हैं उस वर्किंग स्टाइल को चेंज करना है। आप देखिए ये चेयर अच्छी है लेकिन इसने क्या किया, बैक सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, तो इसको बैकएक होने का चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे देखिए इन भाई साहब के कमर का कोई सपोर्ट नहीं है।
तो ये प्रॉब्लम उसकी वजह से है। तो आप डेस्कटॉप पे बैठते हैं, आपको कैसे बैठना है मैंने ये पिक्चर में समझाया है। हिप आपका 90 डिग्री होना चाहिए, कमर पूरी सपोर्ट होनी चाहिए और पैर टच होने चाहिए जमीन पे। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस बच्ची के अपर बैक एक में और लोअर बैक एक पे दोनों पे स्ट्रेस आ रहा है। हमें इसको कैसे रोकना है? देखिए मैंने यहाँ पे उसको सपोर्ट दिया है, पीछे को पूरा सपोर्ट दिया है, और जो ये लंबा पर्सन है इनको भी मैंने पूरा का पूरा, देखिए अनसपोर्टेड है। तो हमें चेयर की हाइट के हिसाब से एडजस्ट करनी है, और बीच बीच में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आपको एक्सरसाइज करनी है, ये ध्यान रखिए। ये एक्सरसाइज करने से आपको बैक को रेस्ट मिलेगा। अभी सर्वाइकल की बात करें, गर्दन की प्रॉब्लम की बात करें, तो मैक्सिमम लोगों को गर्दन की प्रॉब्लम होने की वजह अपनी लाइफ स्टाइल है। गर्दन की तकलीफ सिर्फ गर्दन तक है तब ठीक है। देखो यहाँ पे रेडिएट हो रहा है, यहाँ पे रेडिएट हो रहा है, मतलब स्टेज 2 आ गया है। जब अंगुली में दर्द, झंझनाहट और सुन्नापन आने लग गया है, इसका मतलब है आपका एडवांस स्टेज पे सर्वाइकल आर्थराइटिस हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण आपका पोस्चर है। ये यहाँ देखिए इस लेडी को, इसकी पोजीशन देखिए, और ये कैसे ढंग से, इसकी वजह से हम इसे ऑर्थोपेडिक वर्ड में काइफोसिस बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, और मारवाड़ी में हम बोलेंगे तो कुबड़ निकल जाती है। काफी लोगों को देखेंगे 45-50 के बाद में उसकी कमर झुकती जाती है। उसका मेन रीजन है हमारा पोस्चर। हमारा पोस्चर में ये देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, काफी लोगों का हेड पोस्चर फॉरवर्ड रहता है। वो फॉरवर्ड नहीं रखना है हमें। साइड व्यू से देखेंगे हमारी गर्दन और शोल्डर एक लाइन में कान के सीध में रहना चाहिए। मैंने ये पिक्चर में दिखाया, ये पिक्चर आपको याद रखनी है, हमारी गर्दन आगे झुकी हुई नहीं रहनी चाहिए। गर्दन के लिए कुछ एक्सरसाइजेज बताता हूँ। ये एक्सरसाइजेज आप नियमित रूप से कर सकते हैं। ये चिन टक एक्सरसाइज मैंने बताई है। ये सिंपल वे में आप गर्दन को आगे ले जाइए, पीछे लेके आइए, आगे ले जाइए, पीछे लेके आइए। ये सिंपल एक्सरसाइज है, और आप इसको जैसे शुतुरमुर्ग करता है वैसे ये एक्सरसाइज हमें करनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने डॉट लगा के समझाया है। ये देखिए आगे गई, ये पीछे आई। ये एक्सरसाइज आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके गर्दन की तकलीफ का काफी प्रॉब्लम दूर होगा। दूसरी एक्सरसाइज ये है, कंधे ऊपर करने हैं, होल्ड करना है 10 सेकंड, वापस नीचे करना है। कंधे को होल्ड करना है 10 सेकंड तक, नीचे करना है। ये आप ध्यान रखिए। ये एक्सरसाइजेज आप काम करते करते भी कर सकते हैं, मोबाइल के सामने, डेस्कटॉप के सामने भी कर सकते हैं। जिसके घर में एल्डरली लेडीज है, पेरेंट्स सीनियर हैं, उनको आप हेल्प भी करवा सकते हैं, क्योंकि उनको गिरने का डर रहे या बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ध्यान रखना है, सर्वाइकल को जिसको चक्कर आता है वो बंदा खड़ा रख के एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि गिर गए तो सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिए। हमें बैठ के ही कसरत करनी है, चेयर पे बैठे बैठे करना है। ये मैंने एक शोल्डर मूवमेंट का बताया है। आप अपने शोल्डर मूवमेंट खुद चेक कर सकते हैं कि आपका हाथ यहाँ बैक तक जा रहा है या यहाँ तक नहीं जा रहा है। यदि नहीं जा रहा है, इसका मतलब आपका शोल्डर रेस्ट्रिक्टेड है। अपोजिट साइड के स्केपुला बोलते हैं ये इस हड्डी को टच कर पाते हैं, इसका मतलब नॉर्मल है। कुछ लोग आप ऐसे चेक कर सकते हो आपका दोनों हाथ आपस में टक्कर रहा है या नहीं, कैच कर पा रहे हो या नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका शोल्डर मूवमेंट बराबर है। डायबिटीज वालों में ये शोल्डर मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। कई लोग इसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कसरत बताई है। ये कसरत में आपको ये गोला बनाना है, गोला बड़ा बनाने की कोशिश करनी है। दूसरी कसरत ये है, आपको दीवार के सहारे धीरे 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 हाथ ऊपर लेके जाना है, नीचे लाना है, हाथ ऊपर लेके जाना है, नीचे। थोड़ा पेनफुल होगा, चिंता नहीं करें, लेकिन आपको सीधा सीधा ऊपर लेके जाना है। कोई भी क्वेश्चंस हो आप नोट कर लेना, हम इस सेशन के बाद में हम डिस्कस करेंगे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा।
दूसरी मेजर प्रॉब्लम है बैक की, कमर की प्रॉब्लम। कमर के लिए ये जो हम जो वर्टिब्री बोलते हैं, मणियां बोलते हैं, उसमें हल्का हल्का मूवमेंट होता है। आपको क्या करना है, कमर को दबाना है और ऊपर उठाना है। ये एक्सरसाइज आपको नियमित करेंगे, जैसे कुबड़ निकालना है, कुबड़ को वापस दबाना है, तो इससे आपको ये वर्टिब्री का मूवमेंट होगा। वैसे ही दीवार के सहारे आपको 1 2 3 मैंने तीनों स्टेज दिखाई है, तो ये एक्सरसाइज आप नियमित रूप से कर सकते हैं। योगा प्राणायाम प्रेक्षा ध्यान आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत अच्छा हमारी पूरी कम्युनिटी को दिया है। प्रेक्षा ध्यान हमें कम से कम 10 से 15 मिनट रोज करना चाहिए हमारी लाइफस्टाइल में। फीमेल्स का बहुत बड़ा योगदान है। यदि बच्चों की मदर करती है तो आप अपने हस्बैंड को भी बैठा सकते हैं, बच्चों को भी बैठा सकते हैं। 15 मिनट प्रेक्षा ध्यान और योगिक क्रियाएं आपको नियमित आपके जीवन शैली में डालना ही डालना है। आप देखिए, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और इसका इफेक्ट भी आएगा। दूसरी गर्दन की प्रॉब्लम हमारी तकिए की वजह से। तकिए की कितनी थिकनेस है वो हमें देखना है। मोटा तकिया नहीं लगाना है, हमें उतना ही तकिया लगाना है जितनी आपकी गर्दन की हाइट है। गर्दन की हाइट है उतनी हमें तकिया लगाना है, ना इतना पतला तकिया लगाना है, ना इतना मोटा तकिया लगाना है। एक्चुअल में हर पर्सन की गर्दन की हाइट अलग अलग होती है और उस हाइट के अनुसार ही अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चलता है फीमेल्स मोटे तकिए मार्केट से ले आती है और उसकी वजह से हमारे गर्दन को प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चे और हर किसी बंदे के लिए एक ही पिलो काम के नहीं है। ऑस्टियो आर्थराइटिस हम सब जानते हैं। कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस मतलब घसारा, घुटने का, कुल्ले का, कमर का, गर्दन का। उम्र के साथ में घसना स्वाभाविक है, लेकिन यूजुअली आज महिला मंडल के साथ में हूँ, महिलाओं में ये 70 to 80% प्रॉब्लम आपके 40-45 एज में शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है हम डिस्कस करेंगे आज। मैं यदि 100 पेशेंट ऑपरेट करता हूँ उसमें से 70 to 75% फीमेल्स होती है। उसका कारण है हमारे मारवाड़ियों की लाइफ स्टाइल। मारवाड़ी महिलाओं की लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी नहीं है। हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है ताकि हमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके, जल्दी सर्जरी से बचा जा सके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये स्लाइड बहुत प्यारी है। उम्र के साथ में आपके बाल भी सफेद होंगे, चश्मा भी लगेगा, सब कुछ होगा। जेनेटिक आपके साथ में जो फैमिली हिस्ट्री है, आपके पापा मम्मी से जो जीन्स मिले हैं वो आप चेंज नहीं कर सकती। बढ़ती हुई उम्र है वो हम चेंज नहीं कर सकते। यदि आपकी उम्र बढ़ रही है तो बढ़ेगी। क्या चेंज कर सकते हैं, वो हमारी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहला चीज है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल बनाना है। हमें ये गोल बनाना है जो अचीव कर सके। रियलिस्टिक गोल बनाने हैं। हर आदमी को अपना एक्सरसाइज का एक प्रोटोकॉल बनाना है, एक वर्कआउट प्लान करना है। मेरे को आज कार्डियो करना है, आज एब्स करना है, आज कोर स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है, आज मेरे को अपर बॉडी करनी है। ये हमें प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के लिए सबसे पहली चीज है आपको राइट टाइम पे उठना है। अलार्म लगा के राइट टाइम पे आपको घर पे उठना है। ये सारी चीजें आपको शाम को रेडी रहनी चाहिए। यदि आपको एरोबिक्स करना है, स्विमिंग करना है, वॉकिंग पे जाना है, तो ये सारा सामान आपका रात को ही रेडी रहना चाहिए ताकि आप सुबह टाइम पे आप कर सकें। एक्सरसाइज के लिए आजकल हर बंदे के पास में ऐप है। ऐप में आप अपनी फिक्स कर दें कि ये डेटा मेरे को आज इतनी एक्सरसाइज, इतनी कैलोरी बर्न करनी है। छोटे छोटे टारगेट रखिए ताकि आप अचीव कर सकें। वो अचीव करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और टारगेट धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप चाहे भी कोई भी एक कसरत करना हो, उससे पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। वार्म अप एक्सरसाइज मीन्स आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज के लिए जरूरी है, क्योंकि
विदाउट वार्म अप एक्सरसाइज यदि आप कोई भी स्विमिंग, वॉकिंग या एरोबिक्स या जिम करते हैं, आपको इंजरी होने का डर रहता है। लिगामेंट इंजरी हो सकती है, मसल टियर हो सकता है। तो आप यदि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को नहीं समझते हैं तो मैंने ये सूर्य नमस्कार दिखाया है, हर पर्सन जानता है, यूट्यूब पे डाल के ये सारे सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं मैंने दिखाया है। आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार 5 करके उसके बाद में आप अपनी जो भी एक्सरसाइज, जिम करना है, वॉकिंग करना है, वो कर सकते हैं, ताकि आपके वार्म अप एक्सरसाइज होगी। उसके बाद आपको 30 मिनट अपने आप को वॉकिंग करना है, ये कंपल्सरी ही करना है। जो लोग वॉकिंग नहीं कर पाए, समझो कुछ लोग शॉपिंग जाते हैं, कुछ लोग जॉब पे जाती हैं, तो जॉब पे जाते हैं तो आपको लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। इस कोरोना के टाइम में हमें 2 फायदे हैं। यदि लिफ्ट का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक्सरसाइज हो गई। यदि आप 5th फ्लोर पे जा रहे हैं, स्टेयर से जा रहे हैं, आपको रेलिंग को टच नहीं करना है, और आप इससे ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे स्टेयर से, तो आपको पूरी कैलोरी बर्न हो जाती है। पहले के ज़माने में पलाथी मार के एल्डरली पर्सन के लिए दिक्कत होती थी। आज के टाइम में हमारे बच्चों को भी आप बोलोगे इंडियन टॉयलेट यूज करना है या पलाथी मारना है, तो काफ़ी बच्चे भी पलाथी नहीं मार सकते। उसका कारण है उनका पोस्चर और हैबिट। बैड हैबिट ये होगी कि हम नीचे नहीं बैठ रहे, वेस्टर्न कमोड यूज कर रहे हैं, चेयर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, टेबल चेयर हो गए, किचन स्टैंडिंग हो गया। हमने काफ़ी गलत चीज़ें हमारी लाइफ स्टाइल में डाल दी है, जिसको हमें चेंज करना है। यहाँ देखिए, ये पलाथी नहीं मार पा रही, उसका कारण है कि अंदर की थाई मसल्स है वो टाइट हो गई है। टाइट इसलिए हो गई है कि नॉर्मल रूप से ये एक्सरसाइज नहीं कर रही है। ये अंदर की थाई मसल्स में एडेक्टर मसल्स बोलते हैं, ये एडेक्टर मसल्स है, ये टाइट हो गई है। इनको कैसे करना है? आपको दीवार का सहारा लेना है, धीरे 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 आपके ही हाथों से इसको पुश करना है। पुश करेंगे रोज, 2 से 3 हफ्ते में काफ़ी स्ट्रेचिंग हो जाएगी और आप पलाथी मार पाओगे। दूसरी कसरत ये कर सकते हो, दूसरे पैर से दबा के पुश करना है, तो आपके अंदर के थाई की मसल्स है वो धीरे 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 स्ट्रेच होती जाएगी। हमें ये ध्यान रखना है कि सडन कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे करेंगे और इसमें आप डेफिनेटली पलाथी मारने लगोगे। जिसके पास में जिम है, जिम ट्रेनर है, वो उनके सपोर्ट से भी ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम फीमेल्स है जो हाई हील की स्लिप सैंडल्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं। यदि आप इस तरह की हाई हील पहन रही हैं, आपके पूरे बॉडी का बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाता है। बायोमैकेनिक्स मीन्स आपके जो वजन है शरीर का, उसकी एक्सिस चेंज हो गई और उसकी वजह से आपको घुटने और कूल्हे की प्रॉब्लम और कमर का दर्द ज़्यादा हो सकता है। तो हमें क्या करना है? जितनी देर पार्टी में जाना है उतनी देर पहनिए, बाकी टाइम आपको अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट शूज ही पहनना है। घर पे हमें स्पोर्ट शूज ही पहनना है ताकि एडी का दर्द, कमर का दर्द ज़्यादा नहीं हो। ये स्लाइड मैंने स्पेशली महिलाओं के लिए डालता हूँ। हम लोगों को मारवाड़ी फीमेल्स में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम टाइम, दिन का 80% टाइम हमारा किचन में निकलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने स्टैंडिंग किचन बना ली और हम हमारे घुटने को पिलर के जैसे यूज करते हैं। उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को कमर का दर्द और घुटनों का दर्द होने लगा है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन सिंपल दिया है। ये देखिए, इधर देखिए, चेयर रखी है, इस चेयर पे आपको बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। मैं शर्तिया कह सकता हूँ, आपका एक टाइम के मील बनाने में 45 मिनट से ज़्यादा बर्नर पे काम नहीं होता है। तो बाकी टाइम आप चेयर पे बैठे बैठे आपके किचन में काम कीजिए। हमारे घुटनों को पिलर के जैसे यूज नहीं करना है और उसकी वजह से बैक भी अनसपोर्टेड रहती है, तो दोनों की प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, ये ध्यान रखिए।
दूसरी मेजर प्रॉब्लम है मोटापा। मोटापे के लिए मैं जैसे ही किसी को बोलता हूँ, काफी लेक्चर्स मेरे हुए हैं महिला मंडल के साथ में, तो बोलते ही महिलाएं बोलती है वजन कैसे कम करें, आप बताओ। मैं तो 2 फुलके सुबह खाती हूँ, 2 फुलके शाम को खाती हूँ, वजन तो कम हो ही नहीं रहा। आपको खाना कम करने की जरूरत नहीं है, आप खाने को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। दिन में 5 बार आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, और जितनी कैलोरी इनटेक कर रही हो, जितना खाना खा रहे हो, उसके अगेंस्ट उतनी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखना जरूरी है। ये स्लाइड हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जंक फूड हम मैक्सिमम लोगों के घर पे आने लगा है। जंक फूड का ध्यान रखिए। हमें महाराज को भी बोलना है, मैंने कई बार बोला है कि आप लोग इसकी बाधा दिलाइए कि कुछ लिमिट टाइम में हमें बुलाना है। हर टाइम आपको ऑर्डर नहीं करना है, ना ही बनाना है, ये ध्यान रखिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसको मिनिमाइज करना है हमें अपने आप को। यदि ये मिनिमाइज नहीं करेंगे तो आप ये नीचे की पिक्चर देख रहे हैं, इसमें देखिए चाइल्ड ओबेसिटी, बच्चों में मोटापा, हमारे में मोटापा बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है ये मैदा और जंक फूड, क्योंकि ये कभी भी फ्रेश नहीं होता है और ऑयली फूड होता है जो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। तो हमें क्या करना है, और ये कोरोना के टाइम में तो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है फ्रेश और हेल्दी फूड लेना है। सैलेड आप ज़्यादा ले सकते हैं। आज की डेट में हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबको B12 और D3 के जैसी महंगी जांचें होती है, और हर को D3 और B12 कम आता है, क्योंकि हमारा वेजिटेरियन सोर्स में दोनों चीज़ की कमी होती है। तो मैंने ये दिखाया है वाटर का। पुराने आरओ और हर सोसाइटी का TDS अलग अलग होता है जो पानी में चेक करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी मशीन आपके लगी हुई है, आप अपने उसको वाटर प्यूरिफायर कंपनी को बोल के चेक करवा सकते हो कि आपकी सोसाइटी के हिसाब से कौन सा फिल्टर सूटेबल है। आज की डेट में कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ये एल्कलाइन वाटर यूज कर सकते हैं क्या। बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हो, कोई हार्म नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस अभी तक उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन देयर इज नो हार्म। दूसरा D3 के लिए हम सबको मालूम है, सनलाइट से, धूप में बैठने से विटामिन, नेचुरल विटामिन D3 मिलता है। तो हमें क्यों मेडिसिन लेना है। तो हम 30 मिनट वॉक कर रहे हैं तो आपका 15 मिनट धूप में एक्सपोजर हो ही जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि कब धूप में जाया जाए। आपको जब सुविधा हो तब आप धूप में जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी समय जाना है। धूप में हमें एक्सपोजर मिलेगा 15 मिनट, तो हमारा विटामिन D3 मिल जाएगा। और साथ का साथ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, हम जैनियों के लिए दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट आप ले सकते हो। और विटामिन D3 हमारे लिए बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए, तो स्पेशली जो महिलाएं 40 और उससे अबव है, मिनोपॉज के बाजू में है और पेरीमिनोपॉज में है, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का क्षरण। हड्डियों का क्षरण मतलब कमजोर हो जाती है, और उसकी वजह से नी की, कमर की, गर्दन की तकलीफ हमें बढ़ती जाती है। तो हमें हड्डियों को मजबूत रखने के लिए मैंने एक्सरसाइज बताई है। ये साधु प्रमुखा जी आप सभी जानते ही हैं, इनका मैंने नी और हिप रिप्लेसमेंट किया था 2017, 3 साल हो गए। ये मैंने पिक्चर इसलिए डाली है कि मेरा स्लोगन है लाइफ इज मूवमेंट, मूवमेंट इज लाइफ। ये तभी पॉसिबल है जब आपके जॉइंट्स हेल्दी हो। हमारे जॉइंट्स हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमें चाहे महाराज हो या कोई भी हो, आप अपना मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी मूवमेंट कम होगी तो आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी बढ़ेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि आपका मोबिलाइजेशन होना जरूरी है। और जब भी किसी को घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, या ग्रोइन में पेन है हिप की वजह से, यहाँ पे जो दर्द होता है वो हिप जॉइंट की वजह से होता है, नी जॉइंट और कमर का दर्द। हमें रूल आउट करने के लिए हमारे पास में एक अच्छी क्वालिटी का एक्सरे होना जरूरी है। कुछ महिलाओं की चाल चेंज हो जाती है,
तो हमें ये जानना जरूरी है कि आपको लिंपिंग जो हो रही है वो लिंपिंग क्या कमर की वजह से हो रही है, कूल्हे की वजह से हो रही है, या घुटने की वजह से हो रही है। हमें रूल आउट करना है। आपको कोई ना कोई जरूर बोल देगा कि आजकल आप टेढ़ी चल रही हैं, चलते समय आपको लचक आ रही है, उसका क्या कारण है। तो हमें पता करना चाहिए और हमें पता रहना चाहिए कि हमारे को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। हमारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम दिखाते रहते, जब तक वो दिखाते रहते, क्योंकि शुरू में डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कुछ कह देगा, सर्जरी का कह देगा, ये कह देगा, वो कह देगा। हमारे में ये मिसकॉन्सेप्शन होता है। ये यहाँ देखिए, ये घुटने के 3 कंपार्टमेंट होते हैं। घुटने के 3 कंपार्टमेंट होते हैं, मैंने थोड़ा म्यूट किया है सबको। 3 कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें से ये एक कंपार्टमेंट डैमेज है। बहुत ही शुरुआत की आर्थराइटिस है, यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट की इस लेडी को जरूरत नहीं है, लेकिन वो समय पे डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करती है। तो क्या होता है, ये देखिए, ये बहुत ही शुरुआत की स्टेज है। यहाँ हमें डॉक्टर को कंसल्ट करें तो उसको लुब्रिकेशन की मेडिसिन दी जा सकती है, एक्सरसाइज बताई जा सकती है, ताकि वो घुटने बचाए जा सके। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई प्रोटोकॉल, कोई एडवाइस नहीं मानते हैं और इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। यहाँ आते हैं तब हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ तो सर्जरी ऑप्शन बताया है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हमें समय होता है उसी समय हमें कांटेक्ट करना चाहिए, जब शुरुआत होती है तभी कांटेक्ट करना चाहिए। वैसे ही ये हिप जॉइंट की बात करूँ तो हिप जॉइंट की ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी में कम होती है कूल्हे का। बाकी जो लोग स्टेरॉइड डिपेंडेंट हैं और अल्कोहल लेते हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम, कूल्हे की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। जो लोग को कमर का दर्द है, तो कमर का दर्द है तो किस वजह से कमर का दर्द है, तो हमें रूल आउट करना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, खड़े रख के घुटने का एक्सरे होना ज़रूरी है। यदि आपने खड़े रख के एक्सरे नहीं किया है तो आपकी आधी पिक्चर क्लियर होती है। ये देखिए, सेम पर्सन का घुटने डैमेज हो रखे हैं और उसको पता नहीं चलता है। वैसे ही कमर के लिए एक्सरे ज़रूरी है, कूल्हे के लिए भी एक्सरे ज़रूरी है। एक्सरे से हमें पता चल जाता है कि किस स्टेज की आर्थराइटिस है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। एग्जामिन करके हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये कूल्हे का दर्द है या घुटने का दर्द है या कमर का दर्द है। आज की डेट में छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको इस समय कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके हॉस्पिटल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना का टाइम ऐसा है और हम छोटी मोटी प्रॉब्लम जो व्हाट्सएप से क्लियर कर सकते हैं। लास्ट 4 मंथ से मैं व्हाट्सएप पे 11 to 1 और शाम को 4 to 6 व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं। तेरापंथ महिला मंडल जयपुर का नाम लेंगे तो आपको फ्री ओपिनियन मिल जाएगी। आप कभी भी आप इस नंबर पे कॉल करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे ऑफिस का नंबर है। तो हमें ध्यान रखना है, छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए हमें डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना है। हॉस्पिटल जाते हैं कोरोना के, आपको भी रिस्क, आपकी फैमिली को रिस्क और आप पूरी कम्युनिटी को रिस्क बनते हो। तो हमें अपने आप को बचाना है। छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हो। जो चीज़ हम एडवाइज करते हैं, नियर बाई एक्सरे क्लिनिक में एक्सरे करा कर भी आप मेरे को इस नंबर पे भेजेंगे तो मेरे स्टाफ मेरे को कम्युनिकेट कर देगा। तो कहने का मतलब है कि अपने को जहाँ तक हो हॉस्पिटल से दूर रहना है, छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना है। और जो भी डिस्कशन है आज की डेट में सोशल मीडिया पे हो सकता है, सलाह मिल सकती है। और लकीली लास्ट 4 मंथ से हम ये चीज़ें सारी व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि आजकल हम व्हाट्सएप पे सलाह भी दे सकते हैं, प्रेस्क्रिप्शन भी लिख के दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारा शॉर्टकट निकल गया है और उसके लिए हमें हॉस्पिटल भागना, लाइन में लगना और अपने आप को एक्सपोजर करना, ये तीनों की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब बात करें कमर के दर्द की, यहाँ पे नस दबती है तो पहले दर्द सिर्फ कमर में होता है, फिर धीरे धीरे पूरे पैर में स्प्रेड होता है और उसका कारण डिस्क भी हो सकता है, कैनाल स्टेनोसिस भी हो सकता है। हमें उसके लिए सिंपल एक्सरसाइजेज बताता हूँ, ये एक्सरसाइजेज आप सीख लीजिए। ये देखिए ब्रीजिंग एक्सरसाइज है, एक लेवल पे लाके और उसको 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे नीचे जाना है, फिर ऊपर उठाना है। ये आपको जरूर करना है। दूसरी कसरत, ये कोई भी कर सकता है, ऑपरेटेड पेशेंट भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोनों घुटनों को पकड़ के सिर के ऊपर लगाना है, वापस नीचे लाना है। यदि सिर तक नहीं आता है कोई बात नहीं, आप जहां तक हो छाती तक लाइए और उसको होल्ड कीजिए। हमें ये एक्सरसाइज खड़े खड़े भी कर सकते हैं। इसमें हिप के बॉल की भी एक्सरसाइज हो रही है, बैक की भी एक्सरसाइज हो रही है, घुटनों की भी एक्सरसाइज हो रही है। तो ये एक्सरसाइजेज आप चेयर के होल्ड करके, हैमस्ट्रिंग के लिए किक बैक एक्सरसाइज बोलते हैं। हमें हील से बटक को टच करना है, ये ध्यान रखना है। धीरे धीरे ये एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं। आप लेटे लेटे कमर और कूल्हे की भी ये भी एक्सरसाइजेज, आप एक एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज के बीच में 5 to 10 सेकंड का गैप रखना है, ये ध्यान रखना है। इसमें अपोजिट हाथ और अपोजिट पैर को साथ उठाना है। यदि पैर नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, पैर को सीधा ही ऊपर उठाना है। 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर 10 सेकंड का ब्रेक लेना है। विदाउट ब्रेक आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, अदरवाइज आपका पेन बढ़ सकता है और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। फिर बोलेंगे डॉक्टर मरोठी ने बताया था कसरत की तो प्रॉब्लम बढ़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि धीरे धीरे हमें इंटेंसिटी बढ़ानी है। घुटने के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। हर घर में एक स्पंज एयर वाली बॉल मिल जाती है। इस बॉल को क्या करना है, दोनों घुटनों के बीच में रखना है और देखिए ये प्रेस करना है ऐसे। तो ये हमें नियमित करोगे तो आपके घुटने की प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाएगी। ये हमें घुटने की मसल्स को भी स्ट्रेंथ देगी और आर्थराइटिस को भी प्रिवेंट करेगी। कमर के लिए ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। आपको 30 डिग्री पे होल्ड रखना है, 45 डिग्री पे होल्ड रखना है, 65 डिग्री पे होल्ड रखना है, 90 डिग्री पे होल्ड रखना है। हर एक्सरसाइज के बीच में हमें ब्रेक लेना है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ये स्लाइड को मैंने क्लब कर दिया है। आप एक्सरसाइज में मैंने बोला है सबसे जरूरी है आपको वॉकिंग करना है। यदि वॉकिंग नहीं कर सकते, कोई भी कारण से आप वॉकिंग पे 30 मिनट्स नहीं जा सकते, इन 4 पिक्चर में से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। स्विमिंग कर सकती हैं तो आप बोलोगे स्विमिंग आती नहीं, स्विमिंग आने की जरूरत नहीं, पूल में खड़े रह के भी वॉक किया जा सकता है। जो लोग वॉकिंग नहीं कर सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, साइकिलिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम महिलाओं का हाथ खड़ा होगा कि मैं तो ये तीनों ही नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आप ये चौथी पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए। एक स्टैटिक साइकिल परचेज कर लीजिए, आपकी बालकनी में रख लीजिए। जब आपको समय मिले आप कसरत कर सकते हैं। मैं करीब 100 से ऊपर लेक्चर्स ले चुका हूँ। हर लेक्चर में मैं जब भी ऑर्गेनाइजर से बात करता हूँ, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से फीडबैक लेता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब हमारे 10 डेलीगेट्स ने साइकिल परचेज की और कर रही है। महीने भर बाद वापस फ़ोन करता हूँ तो या कभी मैं चाय पीने चला गया तो बोले सर साइकिल तो खरीदी थी लेकिन उस पर तो कपड़े सूख रहे होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। मरोठी साहब ने बोला तो साइकिल तो परचेज कर ली और पैसे भी लग गए और काम भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना है। तो ध्यान रखना है। स्विमिंग पूल में वॉक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। यदि आपके पास में सोसाइटी का पूल है या पर्सनल स्विमिंग पूल है तो आपके लिए उससे बढ़िया कोई कसरत नहीं है। ना तो कमर पे प्रेशर आता है, ना घुटने पे प्रेशर आता है, आपके जोड़ों का दर्द पे वजन नहीं आता है। शरीर का वजन पानी ले लेता है आधा, तो आपके घुटनों का तकलीफ उतनी नहीं रहती है। ये यहाँ देखिए, ये देखिए, ये मैंने दिखाया है। आपको स्विमिंग आने की कोई जरूरत नहीं, रॉड को पकड़ के आप वॉकिंग करना है।
ये एक्सरसाइज इसका मुकाबला नहीं, यदि हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। मैंने बताया एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। जीवन शैली में एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, प्रेक्षा ध्यान, योगिक क्रियाएं, इसको कम से कम आपको 1 से सवा घंटा आपको अपनी लाइफ स्टाइल में डालना है। महिलाओं को ये ध्यान रखना है क्योंकि आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे फैमिली की, पूरे फैमिली को आपको ट्रेंड करना है। कोई भी एक्सरसाइज करते हो उसमें सबसे पहले जरूरी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो मैंने बताया, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप अपनी मसल्स को, टेंडन को टीयर कर लेंगे, इंजर्ड कर लेंगे। ध्यान रखना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मस्ट है। कोई भी योगिक क्रियाएं करते हैं उससे पहले स्ट्रेचिंग आपको करना है। अभी बात करते हैं, आज के टाइम में बहुत लोग जिम जाते हैं और जिम में बॉडी बिल्डिंग की ट्राई करते हैं। उनको मेरा यही कहना है, आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपकी फिटनेस का। यदि आपकी एम फिटनेस है, वजन या बॉडी का शेप चेंज बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम अपने फिटनेस पे ध्यान देना है। देखिए, मैंने ये 4 पिक्चर इसलिए दिखाई है, हर लेडी का अपना शेप होता है। जेनेटिकली पेरेंट्स के हिसाब से आपको बॉडी का शेप होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। कोई भी जिम ट्रेनर बोल दे आपको कुछ कर दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। आपका बॉडी का शेप मैक्सिमम टाइम वो ही रहता है। तो हमें बॉडी के शेप को नहीं देखना है, हमें अपने आप को फिट रखना है। देखिए, एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ आपकी फिटनेस नहीं आती है, आपकी इसमें इम्यूनिटी भी बढ़ रही है। इम्यूनिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपको एंडोर्फिन्स निकलते हैं, ब्रेन से केमिकल्स निकलते हैं, और केमिकल निकलने से आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। तो एक्सरसाइज से बहुत बड़े फायदे हैं। एक्सरसाइज हमें नियमित करनी है, अपने आप को प्रोटोकॉल में डालना है, जीवन शैली में डालना है। अब आते हैं वजन की और मोटापे की बात। तो मैं एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं आपको एक चीज बता दूं, कूल्हे का हो, घुटने का हो या एंकल का हो, आपके वजन का 9 टाइम फोर्स घुटने पे लगता है। तो वजन बहुत जरूरी चीज है। वेट को हमें कंट्रोल करना है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना है, और हमें अपने आप को इन जॉइंट्स की इंजरी से बचाना है। कोई भी पर्सन अपने आप को इस स्टेज में नहीं चाहता है। यदि ये नहीं चाहते हो इस स्टेज में जाना, तो हमें इस स्टेज पे यंग एज में अपने आप की लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। उसके बगैर आपकी पोजीशन ये आनी ही आनी है, और हाइट कम होनी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यंग लोगों को एक्सरसाइज प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो करना ही पड़ेगा। कौन सा स्पोर्ट्स आपको यूज करना है, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नी के ब्रेस है जो लगाते हैं, वो आप लंबे समय तक बिल्कुल नहीं लगाना है। डॉक्टर कोई भी प्रेस्क्राइब करे, इससे मसल्स वीकनेस होती है और घुटनों की मांसपेशियां बहुत कमजोर हो जाती है। अपने आप को ध्यान रखना है। पेन किलर डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लें। विटामिन D3 और कार्टिजन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और विटामिन C इस कोरोना के टाइम में आप ले सकते हैं। लिम्सी टैबलेट आती है वो ले सकते हैं। जिंक, B12 और जिंक आप ले सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रखेंगे। दूसरी थेरेपीज जैसे महिला मंडल आपके फिजियोथेरेपी क्लिनिक जयपुर में चला रही है, तो वो आप रेगुलर चला सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। देखिए, मैंने एक पहले भी बताया, जो R2R टेक्निक है उसमें देखिए यहाँ पे उसका घुटने का एक पार्ट डैमेज हुआ है, उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट, मेजर सर्जरी की जरूरत नहीं है। ये R2R टेक्निक मेरा इनोवेशन है। इसमें आप सिर्फ इस पे कैप लगा दी जाती है, एक पोर्शन पे कैप लगा दी जाती है। आपका नेचुरल नी एज इट इज रहता है, लिगामेंट एज इट इज रहते हैं, कोई टांके नहीं आते हैं। इस सर्जरी की खासियत है, छोटे से चीरे से सर्जरी हो जाती है और आप अपनी एक्टिविटी नॉर्मल सेम डे से कर सकते हो। ये ध्यान रखना है, हमें जब भी प्रॉब्लम है अपने आप को कंसल्ट करना है, उसको बढ़ाना नहीं है।
हम क्या करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, दिखाते दिखाते ये देखिए नी पूरा डैमेज कर दिया। ऐसा नहीं करना है। यदि ये पूरा नी डैमेज हो जाता है तो हम इस R2R टेक्निक से, ये एडवांस टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या है, आपके बोन को काटा नहीं जाता है, सिर्फ छील के इसके ऊपर नई कैप बैठा दी जाती है और आप अपनी सारी एक्टिविटीज एज इट इज कर सकती हो। ये सबसे बड़ी खासियत है इस R2R में। ना तो इसमें टांके लगते हैं। पहले के ज़माने में जो इस टेक्निक में करते थे उसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी काफ़ी होता था, वो अब नहीं होता है। ये मैंने 6 साल पहले इनोवेट की थी R2R टेक्निक। और इस R2R टेक्निक का फ़ायदा ये है कि कमर में जो ट्यूब डालते थे पहले सर्जरी के लिए, वो ट्यूब आजकल हम नहीं डालते हैं। ना खून का दौरा रोकते हैं। खून के दौरा रोकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सर्जरी 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाती है और 3 घंटे बाद हम चला देते हैं। पहले के ज़माने में डॉक्टर, या मैं ये कहूँ जो R2R से नहीं करते, वो अभी ड्रेन पाइप डालते हैं, ये स्टेपल्स लगाते हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन के बाद में, ये हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। कोई टांका नहीं आएगा, कोई ड्रेन ट्यूब नहीं डलेगी। इस सर्जरी के बाद में बहुत ही नॉमिनल ये स्कार रहता है, महीने 2 महीने बाद में ये निशान भी नहीं दिखता है। तो ये R2R का एडवांटेज है। ये आप शांता जी को तो आप जानते होंगे, ये शांता जी, इनका भी मैंने इसी टेक्निक से किया था। पलाथी मार के आराम से बैठ सकते हैं। इन भाई साहब का दोनों नी किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। हम ये सर्जरी को डे केयर करना चाहते हैं। आज एडमिट किया, सर्जरी की, कल डिस्चार्ज कर सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में कैटरेक्ट के लिए लोग महीना महीना भर काला चश्मा लगाए घूमते थे, ऐसे अभी घुटने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट की सर्जरी है। सर्जरी करा के तीसरे दिन आप घर जा सकते हैं और आप पूरी नेचुरल लाइफ जी सकते हैं। इनको आप किशनलाल जी स्वामी को आप जानते हैं, इनके दोनों नी मैंने किए थे 7 साल पहले। कोरोना के टाइम में आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैंने स्लाइड्स बताई है, वो स्लाइड्स का आपने हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाना है और उनका इम्प्लीमेंट करना है। जो एक्सरसाइजेज मैंने बताई है, चाहे गर्दन की है, चाहे कमर की है, चाहे घुटने की है, हमें वो नियमित रूप से करना है। मेडिटेट करना है। अपने आप को जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना यौगिक क्रियाएं करेंगे, उतना ही फायदा है। मैं ज़्यादा समय नहीं मांगता, 1 से सवा घंटे आपको अपना ये सारी क्रियाएं करनी है। जो लोग फ्री हैं वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली में कुछ हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम है, इस टाइम में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं को ध्यान रखना है और सारी फैमिली को, पूरी फैमिली को इस स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बचाना है। क्योंकि ये हमारी एक फैमिली ही नहीं है, पूरा समाज नहीं है, पूरा वर्ल्ड इससे सफ़र कर रहा है। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एवरीबडी इज डिस्टर्ब। लेकिन हमें अपने आप को संभालना है और ये समय को निकालना है। कुछ लोग सर्जरी के लिए तैयार होते हैं या तैयारी, हम लोग अभी जयपुर में ये सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, जिनको थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं तो आप 15-20 दिन, महीना भर और पोस्टपोन कीजिए। क्योंकि नी रिप्लेसमेंट या R2R टेक्निक से जो सर्जरी कर रहे हैं, अभी इस समय में जहाँ तक हो थोड़ा अवॉइड कीजिए सर्जरी को। हम लोग कहते हैं हॉस्पिटल जाना ही खतरनाक है। हमें कोई प्लान्ड काम के लिए, इलेक्टिव काम के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना है। ये मैंने मेरे पर्सनल नंबर भी आप लोगों के लिए दिए हैं। किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप इस पे मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के साथ में मैं, आप तेरापंथ जयपुर का बोलेंगे, महिला मंडल का, तो हम फ्री कंसल्टिंग देंगे उनको। कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोगों को, 2 मिनट और लूँगा, जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए N95 मास्क ज़रूरी है, लगा के ही जाना है। हमें ये सारे गाइडलाइंस मिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन रूटीन में आप ट्रिपल लेयर मास्क लगाते हैं वो सफिशिएंट है। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं या हॉस्पिटल या आप चैरिटेबल संस्थाओं में ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कोरोना का पेशेंट हो सकता है, तो उन लोगों के टाइम में आपको रेस्पिरेटर का यूज कर सकते हो। फेस शील्ड सबसे बेस्ट है। फेस शील्ड हमें लगा के रखनी चाहिए, ताकि देखिए ये एरिया सबसे डेंजरस है, यहीं से हमको इन्फेक्शन होता है। इसका हमें प्रोटेक्शन रखना है, हमारे हाथ को फेस से दूर रखना है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है हम हाथ को फेस से टच किए बगैर रहते नहीं हैं। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। स्पेशली महिलाओं ने ये बहुत बड़ा जिम्मा उठाया है। महिला मंडल को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है। हो सकेगा तो मैं इसका रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे दे दूंगा, आपके इसकी महिला मंडल जयपुर का, तो आप अपने ग्रुप में भी डाल सकते हैं और अपना जितना जहाँ तक हो सके अवेयरनेस फैलाएंगे। और इन लोगों को इस प्रॉब्लम से हमें सबको मुक्ति, कम्युनिटी में मुक्ति और अवेयरनेस फैलाना है। और अब हम एक एक करके क्वेश्चन